बीएड प्रथम वर्ष में ऑनलाइन क्लासेज में सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र या क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शैक्षिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है क्या। शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में हमें शिक्षा संबंधित तथ्य, योजनाएं, नीतियां, कार्य प्रणाली, कर्मचारियों को दिए गए निर्देशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण, विभिन्न प्रतिवेदन तथा शिक्षा से संबंधित बजट तैयार करना आदि बातें जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब जो है शैक्षिक प्रशासन के जो कार्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम इसको दो भागों में जो है डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे। एक होता है मानवीय तत्व और एक होता है भौतिक तत्व। तो मानवीय तत्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय तत्वों में शिक्षक, शिक्षार्थी, निरीक्षक और उसके पालककर्ता आ जाते हैं। अब जो है शिक्षक, शिक्षार्थी अर्थात बालक या विद्यार्थी और निरीक्षक और पालनकर्ता, तो पालककर्ता में माता पिता जो भी गार्जियन होते हैं वो आते हैं। अब जो है ये हुआ मानवीय तत्व। अब उसके बाद जो है हम शिक्षित प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक तत्वों के बारे में जो है जानेंगे। भौतिक तत्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो भौतिक तत्व के अंतर्गत विद्यालय आता है, इमारत या भवन आते हैं, वित्त सामग्री आती है, अन्य सामग्रियां भी आती हैं, उपकरण भी आते हैं, फर्नीचर भी आते हैं, साज सज्जा की अन्य वस्तुएं भी आती हैं, पुस्तकालय भी आते हैं, खेल कूद के मैदान भी आते हैं, आदि चीजें जो है भौतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब इसको जो है सुरेश भटनागर जी ने इसको जो है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को जो है उन्होंने 7 भागों में इसको डिवाइड किया और यह बताने का प्रयास किया कि इसको जो है शैक्षिक प्रशासन के विस्तार को हम किस प्रकार से जो है इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, सुरेश भटनागर जी ने, कि वैधानिक संरचना यह जो है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में आता है और इसके अंतर्गत छात्र, कर्मचारी वर्ग, वित्त व्यवस्था, भौतिक सुविधाएं, पाठ्यक्रम और जनसंपर्क, यह चीजें जो है सुरेश भटनागर जी ने कहा कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अन्य कई विद्वानों ने जो है इसको विस्तार देते हुए, शैक्षिक प्रशासन के विस्तार को देखते हुए इसके कार्य क्षेत्र को निम्नवत बिंदुओं से समझाया और बताया कि शैक्षिक प्रशासन के विस्तार को, इसके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि बाल केंद्रित व्यवस्था, दूसरा कुशल कर्मचारी वर्ग, तीसरा वित्तीय नियोजन, चौथा भौतिक एवं शारीरिक सुविधाएं, पांचवा पाठ्यक्रम, छठा व्यापक जनसंपर्क और सातवां जो है कानूनी नियम और व्यवस्था। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को हम समझ सकते हैं। अब बाल केंद्रित व्यवस्था, शिक्षा जगत में आधुनिक जो शैक्षिक प्रणाली अपनाई गई है उसमें जो है बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बालक को ही केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था भी यही है कि यदि हम बालक को केंद्र में नहीं रखेंगे तो शैक्षिक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है, शैक्षिक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो बाल केंद्रित व्यवस्था के अंतर्गत बालक को केंद्र में मान करके जो है शैक्षिक प्रशासन का जो है कार्य किया जाता है। अब बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। दूसरा है कुशल कर्मचारी वर्ग। किसी भी शैक्षिक संस्था में जब हम कर्मचारियों को अच्छे तरीके से उनको सुविधाएं देंगे तो वह कर्मचारी भी अपने काम को कुशलतापूर्वक करेंगे। समय समय पर कर्मचारियों को जो भी हम सुविधाएं विद्यालय प्रशासन के द्वारा दी जाती है तो कर्मचारियों के अंदर जो है कुशलता का गुण विकसित होता है और कर्मचारी जो है पूरे मनोयोग से
वह जो है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करता है। तो कुशल कर्मचारी जब होगा तो शैक्षिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र भी अच्छा होगा। इसलिए जो है हम कर्मचारियों को समय समय पर उनके कार्मिक विभाग में जितने भी कर्मचारी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं वह जो है इसके अंतर्गत जो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है इसके अंतर्गत कुशल कर्मचारी जो है अपनी व्यवस्था को सुचारू एवं सही तरीके से संचालित करने के लिए वह जो है कर्मचारियों को समय समय पर महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा समय समय पर जो है इसको जो है अन्य सुविधाएं जो भी होती हैं, चाहे वो वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत या जो भी सुविधाएं होती हैं वो अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। तो इससे जो है कर्मचारियों के अंदर कुशलता का गुण विकसित होता है, वह अपनी जिम्मेदारी से जो है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत काम करते हैं। अब तीसरा है वित्तीय नियोजन। किसी भी संस्था या किसी भी चीज को चलाने के लिए, संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब वह धन आएगा कहाँ से? उसके लिए शैक्षिक प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं वह उस धन की वित्तीय व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि विद्यालय में भी अध्यापक या जो अन्य कर्मचारी हैं उनके वित्तीय हितों को देखते हुए, क्योंकि बिना वित्त के कोई भी व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती, तो वह उनके लिए धन की व्यवस्था करता है। अब वह धन आएगा कहाँ से? चाहे वह जिस भी रूप में जैसे भी हो, चाहे छात्रों को शुल्क के रूप में या जैसे भी प्रवेश शुल्क या अन्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्ध करा करके वह जो है इसका नियोजन करता है, इसकी व्यवस्था करता है, और तब जा करके जो है हम उस शैक्षिक प्रशासन के जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत सही सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथा है भौतिक एवं शारीरिक सुविधाएं। शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में भी भौतिक एवं शारीरिक सुविधाओं को भी उपलब्ध कराना शैक्षिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। विद्यालय में बच्चे आते हैं, अब उन बच्चों को उसमें स्वच्छ पेयजल या जो भी बाथरूम है या साइकिल स्टैंड है या पार्क है, इन सब चीजों की व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं, तो उसको जो है थोड़ा विद्यालय के अन्य बच्चों या अन्य लोगों को दिक्कत होती है, तो अभिभावक भी इस व्यवस्था से असंतुष्ट होते हैं। इसलिए विद्यालय में भौतिक एवं शारीरिक सुविधाओं को भी शैक्षिक प्रशासन को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक बालक लाभान्वित हो सके और यह अभिभावकों के अंदर भी यह बात संदेश जाए कि जो है यह भौतिक एवं शारीरिक सुविधाएं जो विद्यालय उपलब्ध कराते हैं तो अभिभावक भी उन्हीं विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित होते हैं। अब छठा है व्यापक जनसंपर्क। शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के लिए जो शैक्षिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है तो उसके प्रबंधन को व्यापक जनसंपर्क करना चाहिए, क्योंकि किसी भी योजना को जब तक लोगों के बीच में रखी नहीं जाएगी तो उस योजना को हम सही रूप से बता नहीं सकेंगे, तो उसका लाभ जो है किसी भी संस्था को, शैक्षिक संस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक जनसंपर्क करें, क्योंकि जनसंपर्क करने से हम अपने जो भी विद्यालय की सुविधाएं हैं उसको लोगों के समक्ष रख सकते हैं, और लोग जो है उन सुविधाओं को जब सही रूप में जानेंगे तो अपने जो भी बालक हैं उनको जो है उस संस्था में अध्ययन करने हेतु भेजेंगे। अब सातवां है नियम का कानूनी नियम व व्यवस्था। किसी भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में या शैक्षिक संस्था या कोई भी संस्था हो उसके अंतर्गत जो है कानूनी नियम की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी कार्य विद्यालय के अंतर्गत या कोई बालक या किसी के द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्य किया जाता है तो उसको कानूनी नियमों के तहत उसको दंडित किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी ही विद्यालय के नियमों के खिलाफ यदि कोई कार्य करता है तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसको पहले सलाह दी जाती है कि भाई आप ये गलत कार्य कर रहे हैं। यदि वह व्यक्ति या कर्मचारी उस चीज को नहीं मानता है तो उसको जो है कानूनी नियमों के तहत उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। शैक्षिक प्रशासन के
तीन प्रकार हैं। सर्वाधिकार या सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन, दूसरा एकाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन, और तीसरा है लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन के जो ये तीन प्रकार हैं, अब इसके अंतर्गत जो है हम आज पहले सर्वाधिकार या सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन के गुण के बारे में, इसके जो है क्या विशेषताएं हैं, पहले शैक्षिक सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन के दोष क्या हैं, उससे क्या हानियां हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहले सर्वाधिकार या सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम इसमें अभिभावक या छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन की ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि इस शैक्षिक प्रशासन में व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा तथा भौतिक संपन्नता पर बल देती है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि यह शिक्षा परिवर्तन विरोधी है, क्योंकि इसमें मौलिक व्यक्तित्व या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। चौथी इसकी विशेषता है कि शिक्षकों तथा छात्रों की व्यावसायिक स्वतंत्रता उनकी रुचि तथा योग्यता को महत्व नहीं देती है। पांचवा है, यह शैक्षिक प्रशासन परंपरागत नीतियों तथा व्यवस्था पर आधारित होती है। छठा है, इस शिक्षा में धर्म, व्यक्तिगत रुचि तथा विकास के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सातवां इसकी विशेषता है कि यह शिक्षा सभी के लिए सभी जगह निःशुल्क व अनिवार्य रूप से उपलब्ध होती है। आठवां है, इनमें शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एकता, समता तथा संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करना होता है। नौवां इसकी विशेषता है, इस शिक्षा में पूर्व प्राथमिक विद्यालय को अधिक महत्व दिया जाता है। दसवां इसकी विशेषता है, इसमें विद्यालयों की शिक्षा को समाज एवं राष्ट्र के हितों एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। अब सर्वाधिकार शिक्षा जो शैक्षिक प्रशासन है, इसके गुण क्या है, इसके गुण निम्न है। अब सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन के गुण क्या क्या है? पहला है कि राष्ट्र की शक्ति का सदुपयोग होता है और देश का नियोजित विकास होता है। दूसरा इसका गुण है कि यह प्रशासन राज्य शिक्षा पर अधिक ध्यान देता है तथा प्रचुर मात्रा में धन का नियोजन शिक्षा पर करता है, क्योंकि यह शिक्षा में राष्ट्र हित को सर्वोपरि प्राथमिकता देता है। और तीसरा इसका जो मुख्य गुण है कि यह अपव्यय, अवरोधन तथा धन अभाव जैसी समस्याओं से शिक्षा को बचाए रखता है। चौथा है कि यह शैक्षिक प्रशासन सामाजिक एकता तथा समानता के विकास पर बल देता है और उसके द्वारा राष्ट्रीय शासन को स्थायित्व प्राप्त होता है। पांचवा, इसमें छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है तथा वे स्वयं समाज को तथा देश हित में समर्पित रखते हैं। और अंतिम इसका जो गुण है, इस प्रशासन में शिक्षा राज्य राष्ट्र के हितों के अनुरूप नागरिकों का निर्माण करने में सक्षम होती है। अब सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन के दोष, मात्र इसके दो दोष हैं। इस प्रशासन द्वारा बालक एवं राष्ट्र का एकाकी विकास होता है, और दूसरा इसका जो दोष है, यह प्रशासन बालक के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। यदि तंत्र में उपयुक्त लक्षणों के प्रति निष्ठा का अभाव हो तो बालक एवं समाज में असंतोष व विद्रोह उत्पन्न होता है। अब आज के दिन इतना ही, और अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे।